नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य यूनिट 1 इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे और उसका डिटेल सॉल्यूशन के साथ। आपका आगामी परीक्षा जिसका एग्जाम मध्य जनवरी में निर्धारित किया गया है, उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग को लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, समय बहुत कम है, उसको देखते हुए झार शिक्षा की ओर से पॉलिटिकल साइंस के सभी 10 यूनिट्स का बुकलेट तैयार किया गया है, बहुत ही कंसाइज वे में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। ये बुकलेट अगर किन्हीं को लेना हो तो यूनिट वाइज भी ले सकते हैं इसे, और कंबाइन भी ले सकते हैं। अभी एक क्रिसमस ऑफर पर सभी बुकलेट पर 50% का ऑफ चल रहा है, तो जिनको भी ये बुकलेट्स लेने हो वो हमारे नंबर 8271113645 पर कॉल करके ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए आज के पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें सत्य नहीं है की पहचान करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना का प्रावधान किया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, अवशिष्ट शक्तियां संघीय विधायिका को दी गई थी। ये स्टेटमेंट गलत है। और चौथा है, इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सत्य नहीं पूछा गया है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां न तो संघीय विधायिका को दी गई थी और न ही प्रांतीय विधायिका को। ये शक्तियां वायसराय यानी गवर्नर जनरल के पास निहित थी। इसमें याद क्या रखना है कि इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव रखा गया, हालांकि लागू नहीं हो सका। और तीसरा, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची में किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हमें सही सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। पहला है, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, सही है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। और मौलिक अधिकार उप समिति, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर नहीं बल्कि जे.बी. कृपलानी थे। डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इसमें याद क्या रखना है कि संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में दिया गया था? यह सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय जो है वो किस वाद में दिया? पहला है बेरूबारी यूनियनवाद, गोलकनाथ बना पंजाब राज्य,
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो यह जो निर्णय दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, यह दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। इसकी व्याख्या देखते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ऐतिहासिक मामला था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की पीठ ने मूल संरचना निबेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संसद उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। इसमें याद क्या रखना है कि बेरूबारी 1960, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामले ने बेरूबारी के निर्णय को पलट दिया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा किस मामले में माना गया? तो मूल संरचना का जो हिस्सा है वो किस मामले में माना गया है? चंपकम दोरई राजन मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, मेनका गांधी मामला या SR बम्बई मामला। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मिनर्वा मिल्स मामला। इसकी व्याख्या देखते हैं। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों भाग 3 और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के बीच संतुलन पर टिकी है। इसमें याद क्या रखना है कि न्यायालय ने कहा कि किसी एक को दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता देना संविधान के संतुलन यानी हार्मोनी को बिगाड़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें कौन सही है? यानी सही स्टेटमेंट को हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला है, इन्हें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं, तो ये स्टेटमेंट सही है। यह आंसर हमें मिल गया क्या? आंसर बी मिल गया। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। इसमें स्टेटमेंट तो 1 है गलत। इन्हें 42वें संविधान 1976 द्वारा जोड़ा गया था, न कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तीसरा गलत है, ये सीधे परिवर्तनीय है नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन पर सीधे कोर्ट सजा नहीं देता है जब तक कि संसद अलग से कानून न बनाए। और तीसरा है लास्ट, स्वर्ण सिंह समिति ने इनकी सिफारिश की थी। किसकी? तो मौलिक कर्तव्यों की। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग 1983 ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश नहीं की थी? क्या? तो नहीं की थी। तो पहला है, राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए, ये तो किया गया था। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए, यह भी किया गया था। तीसरा है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्यों से परामर्श करना चाहिए था, यह भी स्टेटमेंट सही है। और चौथा है, राज्यसभा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह संघीय ढांचे में बाधा है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। तो सिफारिश क्या नहीं किया था? तो 4 जो है, राज्यसभा को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यह संघीय ढांचे में बाधा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सरकारिया आयोग ने राज्यसभा को समाप्त करने की सिफारिश कभी नहीं की। इसके विपरीत आयोग ने मजबूत केंद्र के साथ सहकारी संघवाद का समर्थन किया। इसमें याद क्या रखना है? पहला कि आयोग का गठन 1983 में हुआ और उसने अपनी रिपोर्ट 1988 में सबमिट की। सिफारिश क्या की? तो अंतर राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन अनुच्छेद 263 के तहत और अनुच्छेद 556
का प्रयोग बहुत विरल प्रयोग करें। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति के संदर्भ में जेबी वीटो का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत निहित शक्तियों का परिणाम है? यानी जेबी वीटो का प्रयोग जो है वो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 123। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111। इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति अनुच्छेद 111 से निकलती है, जो विधेयकों पर अनुमति एसेंट टू बिल से संबंधित है। जेबी वीटो में राष्ट्रपति न तो विधेयक पर हस्ताक्षर करता है न उसे लौटाता है, बल्कि अनिश्चित काल के लिए लंबित रखता है। इसमें याद क्या रखना है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर निर्णय लेने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, जिससे जेबी वीटो संभव होता है। ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर इसका प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में किन मामलों में विशेष अधिकार प्राप्त है? यानी विशेष अधिकार जो है वो राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में किन मामलों में प्राप्त है? तो धन विधेयक में संशोधन करना, मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए अधिकृत कर सकती है। इसमें याद क्या रखना है कि राज्यसभा की एक और विशेष शक्ति अनुच्छेद 349 में है, राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने हेतु अधिकृत करना। धन विधेयक अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सलाहकारी अधिकारिता जो है यह किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड किंगडम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा से। किससे? तो कनाडा से। इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 कनाडा के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, कुछ मामलों को छोड़कर, और राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जो सर्वोच्च न्यायालय की रिट शक्ति से व्यापक है? यानी उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जो सर्वोच्च न्यायालय की रिट शक्ति से व्यापक है। तो यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32, 136, 226 या 227? यह कितना में है? यह 226 में है, यानी अनुच्छेद 226 में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करती है, से व्यापक है। इसमें याद क्या रखना है? केवल सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट जारी कर सकती है। वहीं हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य उद्देश्य जैसे लीगल राइट्स के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन की पहचान करना है। तो पहला ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के पास समान शक्तियां और वेतन होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। दूसरा है मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। और चौथा है संविधान में सेवानिवृत्त के बाद चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। तो यह स्टेटमेंट गलत है, यानी अन्य नियुक्ति पर इन्हें रोक नहीं लगाई गई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य नियुक्तियों से रोकता है। यह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता में एक कमी मानी जाती है। इसमें याद क्या रखना है कि सीएजी यानी कैग और यूपीएससी के अध्यक्ष को सेवानिवृत्ति के बाद पद ग्रहण करने से रोका गया, लेकिन चुनाव आयुक्तों को नहीं रोका गया। अगला प्रश्न है नीति आयोग और पूर्ववर्ती योजना आयोग के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जबकि योजना आयोग नहीं। दूसरा है नीति आयोग बॉटम अप दृष्टिकोण का पालन करता है, जबकि योजना आयोग टॉप डाउन दृष्टिकोण अपनाता था। अगला है नीति आयोग के पास मंत्रालयों को धन आवंटित करने की शक्ति है, जो योजना आयोग के पास नहीं थी। और चौथा है योजना आयोग में राज्यों की कोई भूमिका नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नीति आयोग बॉटम अप दृष्टिकोण का पालन करता है, जबकि योजना आयोग टॉप डाउन दृष्टिकोण अपनाता था। इसकी व्याख्या देखते हैं। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन मॉडल पर काम करता था, जबकि नीति आयोग बॉटम अप और सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें याद क्या रखना है कि नीति आयोग के पास धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है, यह शक्ति अब वित्त मंत्रालय के पास है। और नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक विषय शामिल किए गए हैं? तो 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक विषय शामिल किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 29। कितने? तो 29 यानी 29। इसकी व्याख्या देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 विषय यानी सब्जेक्ट रखे गए, जैसे कृषि, भूमि सुधार और पेयजल। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरपालिका के लिए नियम बनाए गए और ये 12वीं अनुसूची के तहत जोड़ी गई, जिसमें कुल 18 विषय शामिल किए गए। अगला प्रश्न है राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद के गठन या समाप्ति के लिए संसद किस प्रकार कानून पारित करती है? तो राज्य विधान परिषद के गठन के लिए या समाप्ति के लिए संसद जो है किस प्रकार कानून पारित करती है? तो विशेष बहुमत द्वारा, या इसी को बोलते हैं 2/3 बहुमत, या साधारण बहुमत द्वारा, या विशेष बहुमत इसके साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या संसद के संयुक्त सत्र के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत द्वारा, यानी आंसर बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 169 यानी 169 के तहत यदि संबंधित राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद साधारण बहुमत से उस राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति
कर सकती है। इसमें याद रखना है कि इस प्रकार का कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संशोधित करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है? तो मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नए राज्यों का निर्माण, या जीएसटी परिषद और 7वीं अनुसूची। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी जीएसटी परिषद और 7वीं अनुसूची। इसकी व्याख्या देखते हैं। संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधनों के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, जिसमें जीएसटी परिषद और 7वीं अनुसूची यानी केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें याद क्या रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान और स्वयं अनुच्छेद 368 के लिए विशेष बहुमत प्लस आधे से राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आप लोग के लिए झार शिक्षा के द्वारा कम समय में बेहतर तैयारी के लिए पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट पैकेज वन लाइनर के फॉर्म में यूनिट वाइज बुकलेट तैयार किया गया है, जिसका अभी आप लोग क्रिसमस के ऑफर के अवसर पर इसे 50% डिस्काउंट के साथ अवेल कर सकते हैं। तो जिसको भी लगता है कि तैयारी पूरी नहीं हुई है, वो इन बुकलेट्स को लेके कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा में बेहतर मार्क्स लाके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप लोग को अभी ये विशेष ऑफर पे दिया जा रहा है। ऑफर इसका बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज होने के बाद ये आप लोग को डिस्काउंट प्राइस पे नहीं मिलेगा। तो जिसको भी लेना हो वो हमारे नंबर 82 71 11 36 45 पर कॉल कर सकते हैं, आपको ये बुकलेट मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।